हम बात करने वाले हैं शून्य एवं अंकों की दार्शनिक प्रणाली अर्थात डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम के यात्रा की। यह कैसे भारत से अरब के रास्ते यूरोप पहुंचा एवं यूरोप वासियों को क्यों शून्य में शैतान नजर आया। क्या सचमुच शून्य में शैतान होता है? वाई शून्य अपीयर टू यूरोपियंस एज सैटनिक एंड द नंबर ऑफ इनफाइडल्स। क्या है इसका रहस्य? बहुत ही दिलचस्प मसला है। इस पर बात करने से पहले आइए हम इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। गणन अर्थात काउंटिंग का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। ऐसा अनुमान किया जाता है कि मनुष्य को इसकी आवश्यकता अपनी सामाजिक एवं पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए पड़ी होगी। उदाहरण के लिए, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं अथवा उसके पास कुल कितने पशु हैं, यह जानने के लिए इंसान को काउंटिंग की जरूरत थी। इंसान के हाथ में 10 अंगुलियां हैं। संभवतः इंसान ने सर्वप्रथम अपनी अंगुलियों पर ही गणना की होगी। दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में नंबर एवं काउंटिंग का ज्ञान था, मसलन सुमेर, बेबीलोन, मिस्र, चीन एवं माया सभ्यता। लेकिन इन सभी के अंकन पद्धति की अपनी सीमाएं थीं एवं शून्य का प्रयोग एक प्लेस होल्डर की तरह होता था। मिस्र एवं बेबीलोन के लोग शून्य की जगह खाली जगह छोड़ देते थे। चीन में डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम का प्रयोग तो होने लगा, लेकिन जब भी कोई बड़ी संख्या लिखनी होती थी तो उन्हें एक चित्र का सहारा लेना पड़ता था। बड़ी संख्याओं की गणना करने में कई कठिनाइयाँ थीं। इन सभी प्राचीन सभ्यताओं को अपनी अंकमाला विकसित करने में आंशिक सफलता ही मिली। एक वैज्ञानिक अंकमाला विकसित करने में पूरी तरह से भारतीय ही सफल हुए, जब उन्होंने शून्य को एक अंक का दर्जा दिया। 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। इसको आधार बनाकर अंकों की दार्शनिक प्रणाली विकसित हुई। अंकों का पोजीशन बदलने से उसका वैल्यू बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि 102 को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो उसका वैल्यू 201 हो जाता है। यह क्रांतिकारी खोज साबित हुई। इसके बाद तो मानो गणित की दुनिया ही बदल गई। अब बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़ घटाव, गुना भाग सहज एवं सरल हो गया। शून्य एवं अंकों की दार्शनिक प्रणाली विश्व को भारत की महान देन है। आइए अब हम इस बात को समझते हैं कि कैसे भारत में विकसित यह अंकमाला पूरी दुनिया में फैल गई। 8वीं शताब्दी में खलील अल मंसूर के शासनकाल में बहुत से भारतीय विद्वानों को बगदाद बुलाया गया। वही बगदाद जो आज इराक की राजधानी है। वे विद्वान गणित एवं खगोल शास्त्र की कई पुस्तकें अपने साथ ले गए। इनका अरबी में अनुवाद हुआ। इसमें गणित की कई पुस्तकों के साथ आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय भी थी। इसने अरब जगत के प्रसिद्ध विद्वान गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसे अलजेब्रा का जनक भी माना जाता है। अलजेब्रा टर्म ही उसकी प्रसिद्ध पुस्तक के टाइटल से निकला है। वह शब्द है अलजब्र। हालांकि तथ्य यह है कि 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने अलजेब्रा की नींव डाल दी थी और आज दुनिया भर के विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि अंक गणित एवं बीजगणित अर्थात अर्थमेटिक एवं अलजेब्रा का जनक भी भारत ही है। त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिकोनोमेट्री में भी यूनानियों के साथ साथ भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव संपूर्ण मुस्लिम जगत से लेकर स्पेन तक पड़ा और इस तरह भारतीय गणित एक बड़े भूभाग में प्रचलित हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे भारत से गया हुआ ज्ञान अरब जगत में गणित एवं खगोल शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। 12वीं शताब्दी में अल ख्वारिज़मी की पुस्तक का लैटिन में अनुवाद हुआ। उसके बाद अरब जगत से भारत का डेसिमल सिस्टम यूरोप पहुंचा। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 में हुआ, अर्थात आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। चूँकि यूरोप ने इसे अरबों से सीखा, इसलिए इस नंबर सिस्टम को अंग्रेजी में अरेबिक न्यूमरल कहते हैं। सदियों तक यूरोपवासी इसे अरबों की देन समझते थे, लेकिन अरबों ने इस अंकमाला को नाम दिया हिंदसा अर्थात हिंद का।
इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी कहा जाता है। चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी। आज से लगभग 500 वर्ष पहले कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की तो यह पद्धति अमेरिका भी पहुंच गई। इस प्रकार भारत का डेसिमल सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया और आधुनिक दुनिया में गणित एवं ज्ञान विज्ञान का आधार स्तंभ बना। यहाँ यह भी रेखांकित करने की ज़रूरत है कि अलजेब्रा में भारतीय एवं यूनानी दोनों का योगदान रहा है, किंतु यूरोप में उसका ज्ञान यूनान से नहीं बल्कि अरब से प्राप्त किया, जो अरब ने भारत से सीखा था। अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस लौटते हैं, अर्थात यूरोप को क्यों शून्य में शैतान दिखा, जिसे ना तो भारत ने देखा ना ही अरब ने। जब भारत का डेसिमल सिस्टम यूरोप पहुंचा, उस समय वहां रोमन नंबर प्रचलित था, जो काफ़ी अवैज्ञानिक एवं अव्यवस्थित था। यूरोप को मानो एक जड़ता, एक इनर्शिया ने अपने लौह पंजे में दबोच लिया था और उसे इससे निकलने में सैकड़ों वर्ष लगे। आपको आश्चर्य लग रहा है तो एक उदाहरण सुनिए। कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने सक्रिय जीवन काल में इसे दुनिया को बता सके। इस सिद्धांत को उसने अपने एक शिष्य को तब बताया जब वह मृत्युशैया पर था। उसे डर था कि उसे यूरोप के धार्मिक वर्ग का कुप्रभाजन बनना पड़ेगा। उसकी यह शंका सही साबित हुई जब गैलीलियो को आगे चलकर कोर्ट ट्रायल से गुजरना पड़ा और हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा। इसके पीछे वजह यह थी कि उस समय के क्रिश्चियन वर्ल्ड की यह मान्यता थी कि लोगों के पाप के बोझ से पृथ्वी स्थिर हो गई है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। सूर्य केंद्रित सिस्टम को स्वीकारने में यूरोप को बहुत समय लगा। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा जैसे हम लोग आदि मानव के समय की बात कर रहे हैं। यह सब कुछ यूरोप में महज 500 वर्ष पहले हो रहा था। कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र से संबंधित कई नवीन मान्यताएं दी, तो उन्हें भारत में किसी प्रकार का विरोध नहीं झेलना पड़ा, अपितु उन्हें यहाँ अगाध सम्मान मिला। भारतीय संस्कृति कभी भी नवीन मत को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रही है और धर्म कभी भी विज्ञान के विकास में बाधक नहीं बना। यही वजह है कि भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं कई मतांतर पुष्पित पल्लवित होते रहे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 16वीं शताब्दी का यूरोप इतना संकीर्ण है, तो 13वीं शताब्दी का यूरोप कैसा होगा, जब भारत का डेसिमल सिस्टम, जिसमें शून्य भी शामिल था, अरब से होते हुए यूरोप पहुंचा। यूरोप में इसके प्रचार का श्रेय फिबोनाची को जाता है, जो इटली का एक महान गणितज्ञ था। वही फिबोनाची जो अपने फिबोनाची सीरीज के लिए प्रसिद्ध है। इसी ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में संपूर्ण यूरोप में भारतीय अंकमाला का प्रचार किया। यूरोप में शून्य का विरोध हुआ। कारण धार्मिक थे। उनकी धार्मिक मान्यता के अनुसार ईश्वर सब कुछ है एवं शून्य कुछ नहीं, अर्थात नथिंग का प्रतीक है। कुछ नहीं तो सिर्फ शैतान हो सकता है। यूरोप इतना अंधविश्वास का शिकार था कि उसे शून्य में शैतान दिखने लगा और सदियों तक इसका विरोध हुआ। लेकिन यह अंकन पद्धति, जो प्लेस वैल्यू एवं शून्य पर आधारित थी, व्यापार के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई और उन लोगों ने जिन्हें दर्शन एवं अध्यात्म से ज़्यादा व्यापार की चिंता थी, इसे चोरी छुपे अपना लिया। 16वीं शताब्दी तक आते आते इसका प्रयोग संपूर्ण यूरोप में प्रारंभ हो चुका था। यही वह समय है जब यूरोप में कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो एवं न्यूटन जैसे वैज्ञानिक होते हैं। अब आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि बिना भारतीय डेसिमल सिस्टम के न्यूटन कैलकुलस एवं फिजिक्स में महान कार्य कैसे कर पाते। अब यूरोप में वर्षों से बंद पड़े गवाक्ष खुल चुके थे और उससे ज्ञान की नई रोशनी प्रवेश कर सकती थी। 5वीं शताब्दी तक भारतीय डेसिमल सिस्टम को पूर्णतः विकसित किया जा चुका था, लेकिन यूरोप में इसका प्रचलन अपने आविष्कार के 1000 वर्ष बाद ही हो सका। इतिहास गवाह है कैसे फिर यूरोप विकास की नई ऊंचाइयों को छूता चला गया। लेकिन कम ही लोगों का ध्यान इस तथ्य की तरफ जाता है, उसके इस विकास गाथा में भारत का अहम योगदान था।
गणित, भौतिकी, कंप्यूटर, अकाउंट्स, फिनांस, इन सब की आधारशिला है भारतीय अंकमाला। आप सब तो यह जानते ही हैं कि कंप्यूटर का CPU 0 एवं 1 अर्थात अंकों की द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम को ही समझता है। दुनिया के तमाम गणितज्ञ एवं वैज्ञानिक भारत की इस खोज के प्रति अपनी श्रद्धा मिश्रित आश्चर्य व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर एल बाशम अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं, पश्चिम इस मामले में भारत का हमेशा ऋणी रहेगा। आज अपने जिस बड़े बड़े आविष्कार पे वह इतना इतराता है, वह गणित के इस खोज के बिना संभव ही नहीं हो पाता। एक अन्य आधुनिक गणितज्ञ डैंचिंग इस खोज को मानव सभ्यता के इतिहास में वर्ल्ड इवेंट की घटना करार देते हैं। आजकल हमारे जो बच्चे विदेशों में जाते हैं, उनमें से कई अपने देश को पिछड़ा मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया को सब कुछ पश्चिम ने ही दिया। आप अपने बच्चों तक कम से कम यह संदेश जरूर पहुंचाएं कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति महान एवं वैभवशाली रही है। We should never forget that we are a landmark in the history of mankind.